फॉलोड बाय इडियम्स। पहला इडियम है आपका कैच द आईज ऑफ। कैच आईज का मतलब हो गया कि नजर में आना। कैच आईज का मतलब कि देखो पुराने जैसे मान लीजिए आपने सिंड्रेला वाली स्टोरी तो सुनी होगी। तो सिंड्रेला वैसे बहुत अमीर घर की थी, लेकिन उसकी माँ जो थी वो स्टेप मदर थी, ठीक है ना। तो स्टेप मदर तो आपको पता ही होता है कि स्टेप बिहेवियर ही करते हैं वो। तो वो एक दिन बड़ी ही निराश थी क्योंकि हार्ट उसका प्योर था। तो किसी परी, क्योंकि परियों की कहानी है ये, तो परी ने उसको कहा इतने समय का मौका, इतना टाइम तुम्हें दे रही हूँ, रात के 12 बजे से पहले तुम डांस करने जा। राजा के यहाँ पे बॉल चल रहा था। बॉल सेरेमनी मतलब डांसिंग सेरेमनी, कोई भी बढ़िया घराने का व्यक्ति डांस करने। तो उसमें से प्रिंस को चूज करना था अपनी होने वाली ब्राइड को। तो वो भी जाना चाहती थी, बट उसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं थी। तो एक परी थी, तो उसने उस वगैरह दी और उसको कहा कि हाँ ठीक है तुम जाओ वहाँ पे। जैसे ही वो एंटर हुई तो कैच द आई वो यहाँ पे ही हो गया कि इतनी सुंदर वो लग रही थी कि सभी की आंखों में ऐसे सब छोड़ दिया, सब लोग ऐसे उसी को देख रहे। और इवन जो प्रिंस था उसकी आंखों में भी उसकी झलक पड़ी। तो उसकी आंखों में भी उसकी झलक पड़ी, तो इसका मतलब तुरंत अट्रैक्ट होना या अटेंशन उसकी ले लेना। तो कैच द आईज ऑफ का मतलब ये हो गया कि तुरंत वो अट्रैक्ट हो गया, अरे कौन है इतना सुंदर, कौन है इतनी अच्छी ड्रेस, कांच के उसके जूते, ठीक है ना। अब बाकी कहानी है वो आगे की, आप बाद में वीडियो कभी देख लेना। सिंड्रेला स्टोरी है, मूवी है, देख लेना। मुझे तो यहाँ तक समझाना था कि सभी की आंखों में वो ऐसे नजर आई कि यार ये कौन है ये लड़की। पर क्योंकि उसकी ड्रेसेस थी वो परी ने बहुत ही शानदार, कह सकते हैं कि रेशे से बनाई थी। जादू से तो सारे काम आपको पता ही। तो कैच द आईज ऑफ का मतलब जब जैसे ही सिंड्रेला अंदर गई बॉल रूम में, बॉल रूम मतलब डांसिंग हॉल को बोलते हैं, बॉल रूम ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो सभी लोगों की नजर उस पर पड़ी कि यार ये अपने राज्य में इतनी सुंदर लड़की भी है क्या, इतनी सुंदर ड्रेस उसकी, उसका सब चीज। कैच द आइज का मतलब हो गया कि प्रिंस की उस पर नजर पड़ी, अट्रैक्ट हो गया, वो ध्यान से देखने लगा है कौन। कैच द टारटार। टारटार को मैंने बताया था कि पीछे पिछले वीडियो में ही आया था। टारटार का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई के लिए आमदा रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो टारटार एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले एक, कह सकते हैं समूह है, एक दल है, लोगों का एक समुदाय है जो हमेशा ही लड़ाई के लिए आमदा रहते हैं, ठीक है ना। अब कैच द टारटार का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्टिकुलर मान लीजिए 100 व्यक्तियों के ऊपर ऐसे बन रहा है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब पर एकदम हावी हो रहा है, गुस्सेल प्रवृत्ति का, सब लोग उससे डरते हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति कोई बोलता है कि तुम रुको, मैं कैच द टारटार मतलब तुम्हारे ऊपर व्यक्ति आएगा ना, टारटार को पकड़ के लाता हूँ। टारटार कौन सा होगा, वो व्यक्ति जो बहुत गुस्सेल होता है, किसी से नहीं डरता। तो कैच द टारटार वहां पे, तुम रुको तुम्हारे ऊपर मैं एक और लेकर आ रहा हूँ टारटार, ठीक है ना। वो तुम्हें बताएगा सबक सिखाने के लिए। तो कैच द टारटार का मतलब हो गया शेर को सवा शेर मिलना, ठीक है ना। वो व्यक्ति जो सब पे क्या कर रहा था, ऐसे होश जमा रहा था ना, तो किसी ने कहा कि रुको इसको तो बताने के लिए टारटार को लेके। तो टारटार मतलब एक गुस्सेल व्यक्ति। तो क्या होना, शेर को सवा शेर मिलना। टू एनकाउंटर विद अ मोर पावरफुल पर्सन, तो उस व्यक्ति के सामने एक ऐसा व्यक्ति लेकर आना जो उससे भी पावरफुल है, उससे डरता नहीं है, उससे दबता नहीं है और उससे गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है। तो उसे बोलते हैं कैच द टारटार, यानी शेर को सवा शेर मिल। चेंज द गियर। देखिए चेंज द गियर का मतलब क्या हो गया कि गाड़ी है जो एक सेम गियर पे चल रही है, मतलब आपकी लाइफ सामान्य चल रही है। चेंज का मतलब हो गया तेजी से बढ़ाना आप गाड़ी को, या आगे स्मूथ नहीं चलना है आपको, थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है वो भी फास्ट। तो चेंज द गियर का मतलब यही हो गया कि आपकी गाड़ी एक गियर पे चल रही थी लेकिन आपने सडनली चेंज कर लिया। चेंज मतलब आगे की तरफ। तो हो गया चेंज वंस अप्रोच हैंडलिंग अ प्रॉब्लम, कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। चेंज द गियर का मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को एक ही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हर प्रॉब्लम होती है उसमें कई बार जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको डराना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, एरोगेंसी दिखानी पड़ती है, ऑफेंसिव हो सकते हो। और कई बार ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम ऐसी होती है उसमें आपको पीछे झुकना भी पड़ता है, सामान्य होना पड़ता है, या प्रार्थना करनी पड़ सकती है,
याचना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के हल एक नहीं हो सकते। तो चेंज द गियर का मतलब है जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे गुस्से में हम इसको टारगेट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं, या मान लीजिए ऑफेंसिव होके कर सकते हैं, ऑफेंसिव, तो आगे वाला गियर लगा दो। और चेंज द गियर मतलब पीछे वाला गियर का मतलब जहां आपको लग रहा है आपकी गलती है तो वहां रुक। तो इसका मतलब ये हो गया चेंज द गियर का मतलब, तो गियर तो दोनों ही लग सकते हैं, आगे वाला भी लग सकता है, पीछे वाला। इसका मतलब प्रॉब्लम को हैंडल करना है, प्रॉब्लम को आपको ऑफेंसिवली हैंडल करना है आक्रामकता के साथ, या आपको डिफेंसिवली हैंडल करना है या विनम्र होकर करना है। तो दोनों ही चीजें होती है। तो चेंज द गियर का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को फेस करने के अप्रोच बदलना। लग रहा है यहाँ पे झुकना चाहिए, झुक जाना, और लग रहा है यहाँ पे मैं इसको डरा सकता हूं तो डरा देना। तो दोनों ही चीज हो सकती है। चेंज द गियर, आगे भी गियर तो दोनों साइड लग सकता है, आगे भी और पीछे भी, ठीक है ना। चिक बाई जॉल, चिक किसे बोलते हैं, गाल को। बाई का मतलब इसके पास में, जॉल। अब इन दोनों में कोई अंतर है? जॉल, जॉल क्या होती है, ये जबड़ा। और चिक और जॉल, इन दोनों का क्या साथ है बताओ। ये तो बहुत नजदीक, आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे चिक खत्म है और यहाँ पे जो शुरू है, दोनों ही क्या है, एकदम पास पास में। तो कोई भी चीज पास पास में होती है ना, उसे बोलते हैं चिक बाई जॉल, है ना। वेरी क्लोज इंटीमेट, बहुत ही नजदीक। उनकी दोस्ती तो चिक बाई जॉल है, इसका मतलब बहुत ही नजदीक है वो। जैसे गाल और जबड़ा एक दूसरे कितना नजदीक है बताओ। यहाँ गाल है, ये कहाँ पे एंड हो रहा है आपको पता है क्या, जबड़े पे। और जबड़ा कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे गाल के बीच में से। तो दोनों ही बहुत इंटीमेट होते हैं, बहुत ही नजदीक जो रिलेशन होते हैं, इसके लिए बोलते हैं आप चिक बाई। आगे है चेस्ट थंपिंग। आपने मूवी देखी होगी ये टार्जन वगैरह या मंकी किंग या कह सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो वो मंकीज होते हैं या बबून्स होते हैं, ठीक है ना, इनका एक नाम होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ उसका। हाँ, ये क्लास होती है तो कोई याद दिलवा देता है, अभी तो मुझे खुद को याद करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं। जैसे किंग कॉन्ग मूवी देखी थी आपने, तो किंग कॉन्ग मूवी में जो बंदर होता है ना, उसकी प्रजाति, तो उसकी प्रजाति गुस्सेल होती है। वो जब गुस्सा आता है उसको, या उसको ऐसे दिखाना होता है ना, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, बोस्टिंग करता है सबसे ज्यादा, तो वो इस तरह से थंब करता है, इस तरह थंपिंग, अपनी चेस्ट को क्या करता है, वो थंप करता है। थंप का मतलब वो प्राउड है, वो एरोगेंट है, वो दिखाना चाह रहा है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। चेस्ट थंपिंग का मतलब हो गया द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग, यानी कि दूसरों पर ऐसे शेखी झाड़ना कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो वो भी क्या करता है, इस तरह से चेस्ट थंपिंग सबको बताता है, क्योंकि उनमें लड़ाई होती है कि भाई कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, या कितनी बंदरियां हैं उस बंदर के पास रहेगी, कितनी उसकी रानियां बनेगी। तो जो सबसे ताकतवर होता है उसके पास ही यह रहती है। तो वो बोस्ट करता है, आ जाओ किसी को लड़ना है तो मेरे से आ जाओ, वरना सब बंदरियों को मेरे लिए छोड़ दो। आगे है चू द कड। कड बोलते हैं कली को, फिर से, है ना। जैसे तना होता है या शाखा होती है, शाखा का जो पतला हिस्सा होता है जिसे कट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे दांतून करते हैं ना, नीम की जो हम लेते हैं डाली, उसे कड बोलते हैं, ठीक है ना। तो दांतून करते हैं तो आप क्या करते हो, उसको पहले तोड़ लेते हो और फिर उसको चबाते हो, चबाते रहते हो, चबाते रहते हो, फिर धीरे धीरे फिर चबाते रहते हो, 1-2 घंटे तक प्रोसेस चलती रहती है। चू द कट का मतलब है आप उसको चू कर रहे हो, और इसका मतलब चू का मतलब चबाना, और साथ साथ में आप सोच रहे हो, तो चू द कट का मतलब हो गया। क्योंकि वो 1 घंटा प्रोसेस तो होती है 2-3 मिनट की, लेकिन आपने देखा होगा दांतून करने वाले लोग वो घंटे घंटे तक बातें करते रहते हैं या वो सोचते रहते हैं। तो चू द कट का मतलब यही हो गया कि लंबे समय तक विचारों में खोए रहना, या बहुत ही गहरा सोचना। क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस मंजन करना है, जल्दी से किया हो गया 2 मिनट में, लेकिन चू द कट ऐसे चबाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ही नहीं हुआ, वो आदत बन जाती है। टू द कट का मतलब हो गया कि पॉन्डर ओवर समथिंग। पॉन्डर का मतलब होता है गहन विचार करना या किसी चीज में खो जाना। चिकन हार्टेड, देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी को डर लगता है, कायर व्यक्ति होता है ना, उसके लिए आता है चिकन हार्टेड। क्योंकि चिकन के पास जैसे ही कोई, जैसे कुत्ते के पास जाओ तो कुत्ता खड़ा रहेगा, उसको कोई डर नहीं है, और कोई भी जानवर है उसको कम डर लगता है, लेकिन चिकन है ना उसको डर लगता है, और जायज भी है क्योंकि ये तो दिन जल्दी आ जाते हैं तो उसको पता नहीं कब। तो चिकन हार्टेड का मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही कायर होता है, बहुत डरपोक होता है, उसके लिए बोलते हैं चिकन हार्टेड, यानी लैकिंग करेज और कावर्डली। जो कायर होता है, जिसमें करेज नहीं होता, उसके लिए। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप किसे बोलते हैं, देखिए ये कोई ब्लॉक है, मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, और ये पुराना है,
इसमें से एक चिप इतनी सी टूट के अलग हो गई, ठीक है ना, ये इतनी वाली। तो ये चिप ओल्ड ब्लॉक, तो ये ब्लॉक हो गया और चिप का मतलब ये टुकड़ा हो गया। तो इस पुराने टुकड़े का ये क्या है, एक हिस्सा है। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये फादर है और ये उसकी संतान है, ठीक है ना। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड तो फादर हो गया और इसका चिप मतलब नया हिस्सा बना है, वो क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है ना। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब हो गया कि पिता में जो आदतें थी ना, अगर वो ही आदतें पुत्र में दिखाई देती है, सन में दिखाई देती है, तो उसके लिए आता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि पुराने हिस्से का एक छोटा सा टुकड़ा। तो पुराना हिस्सा तो फादर होता है, मदर होता है, उनका एक हिस्सा, तो इसका मतलब सन या डॉटर, और उनकी आदतें अगर उनके बच्चों में मिलती है तो उनके लिए आता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है ना। जैसे इस पूरे हिस्से का ही तो ये हिस्सा अलग हुआ है, तो ये हिस्सा सन मान लीजिए और ये हिस्सा पुराना है, ये मदर हो गया, मदर हो गया। तो पेरेंट, कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं यार ये व्यक्ति तो एकदम अपने पिता के जैसे है, हेल्थी, अपने पिता के जैसा इंटेलिजेंट है, ये हकलाता भी अपने पिता के जैसा है। तो कुछ लोगों में ऐसे सिमिलैरिटी आ जाती है ना मदर फादर की, दिखाई देता है कि हाँ उसमें, तो उसके लिए आता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कि इसके पिता ने भी धोखा किया था, गया तो तू उसी पे है ना, तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, कहने का मतलब अपने पिता के जैसा ही कार्य करना। रिजेंबलिंग इन वंस पेरेंट इन हैबिट्स, हैबिट्स में अपने माता पिता से मिलना, उसे बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्वीप, ये आपने सुना होगा, स्वीप का मतलब होता है साफ कर देना, सफाया कर देना। क्लीन का मतलब एकदम से सफाया कर देना, स्वीप का मतलब सफाई होती है ना, स्वीपर होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू क्यों लगाइए, सफाई के लिए। क्लीन का मतलब एकदम सफाया कर देना। तो क्लीन स्वीप कहाँ आप सुन सकते हो कि वनडे मैच होता है, उसमें 3 या 5 मैचों की श्रृंखला होती है, उसमें अगर 5 के 5 मैच या 3 के 3 मैच अगर कोई टीम जीत जाती है तो दूसरी टीम को वो क्लीन स्वीप कहते हैं, यानी कि उनको एकदम से पटकनी दे दी, उनको खाता भी नहीं खुलने दिया। क्लीन स्वीप का मतलब हो गया पूर्ण तरीके से सफाया कर देना, कंप्लीट विक्ट्री हो जाना, 3 में से 3 मैच जीतना, 5 में से 5 जीतने, जितने मैच थे उनमें सारे जीत जाना, उसे बोलते हैं क्लीन स्वीप, पूर्ण रूप से झाड़ू फेर देते हैं वो। क्लियर द डेक्स, डेक्स बोलते हैं, किसे बोलते हैं, डेक, डेक बोलते हैं जहाज का एक हिस्सा होता है, मेन फ्लोरिंग पोर्शन होता है, और उसको क्लीन करने का मतलब है अब बाधाएं हट गई है। अगर वो साफ सफाई या उसमें कुछ होता है ना खराबी, तो इसका मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो मेन पार्ट होता है शिप का, और वहां की सारी प्रॉब्लम या उसकी सभी जगह को हटा दिया, वहां पे कोई ऐसी चीज थी जो प्रॉब्लमेटिक थी उसको हटा दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, क्लियर द डेक्स, यानी कि अपने ऑब्स्ट्रक्शन को या जो प्रॉब्लम्स थी या वहां पे रुकावटें थी आपने उसको रिमूव कर। फिर से पढ़ते हैं, कैच द आइज ऑफ का मतलब होता है किसी की आंखों में आना, कोई उसके ध्यान में आना, उसके सामने आना, ताकि वो आपको देख सके, आपसे अट्रैक्ट हो सके, उसे बोलते हैं कैच द आई ऑफ। कैच द टाटर, शेर को सवा शेर मिलना, टाटर होता है वो व्यक्ति जो बहुत गुस्सेल होता है, लड़ाई के लिए आमदा होता है और करेजस तो होता ही है। चेंज द गियर, लाइफ में आपको अलग अलग गियर से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। कई प्रॉब्लम होती है जिसमें गियर एडवांस लगता है आगे की तरफ ऑफेंसिव, और कई बार गियर आपको पीछे डिफेंसिव होना पड़ता है। तो मतलब प्रॉब्लम को फेस करना चेंज द गियर होता है। किस वे में करते हो, आपकी मेथड क्या रहती है, उसके हिसाब से आप एक ही वे में सारी प्रॉब्लम्स का हल नहीं दे सकते। चिक बाय जॉल का मतलब होता है कि बहुत ही नजदीक होना। चिक और जॉल दोनों, जो जबड़ा और जो आपकी चिक होती है, गाल होते हैं, वो बहुत ही नजदीक होते हैं, इससे नजदीक के सेंस में आता है चिक बाय जॉल। चेस्ट थंपिंग, मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअली बंदर तो नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, ये तो चिंपैजी, चिंपैजी कहते हैं। तो वो थम करता है ऐसे और वो कहता है कि बस मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और जो ताकतवर होता है उसकी सत्ता होती है बंदरों में। तो भी जो जितनी भी चिंपैंजीज है ना, जो बंदरिया, वो सारी। तो चेस्ट थंबिंग का मतलब बोस्टिंग करना, मैं दिखावा करना, देखो मुझसे ज्यादा। चू द कैट का मतलब ऐसे चू करना, वो घंटों तक कैसे सोचते रहना पीछे और चबाए जा रहे हो, तो कड को, दांतून को, है ना। स्पेशली मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि ये हम देखते भी हैं कि पुराने लोग ऐसे सुबह उठते ही ऐसे दांतून लेके ऐसे
तौलिया लगाए हुए इधर उधर को 2-3 घंटों। दांत तो साफ करते नहीं, उस चू द कड कड को चबाते रहते। चिकन हार्टेड कायर व्यक्ति को चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का एक छोटा हिस्सा होना, कहने का मतलब किसी सन में या डॉटर्स में या कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स के गुण आ जाना या उनकी हैबिट्स आ जाना, जिससे पता चले कि हाँ ये उसकी औलाद है, हाँ बिल्कुल उसके जैसा ये बढ़िया वे में भी और घटिया में। क्लीन स्वीप का मतलब पूर्ण तरीके से विक्ट्री। विक्ट्री होती है एक तो ऐसे होती है 3 में से 2 मैच जीते 1 हारा, तो ये जीत ही है, लेकिन एक 3 में से 3 पूरे मैच जीत गए, उसे क्लीन स्वीप बोलते हैं। क्लियर द डेक्स का मतलब होता है, डेक वो हिस्सा होता है जहाज का जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स होती है ना तो जहाज खराब है। इसका क्लियर का मतलब वहां पे सब सफाई है, बढ़िया तरीके से सब मैनेज है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने सारी ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया है। मूव करते हैं, और भी इडियम्स है। अब इडियम्स का घेर हमने चेंज किया है। क्लिप द विंग्स, क्लिप का मतलब होता है, विंग्स किसे बोलते हैं, पंखों को। क्लिप का मतलब होता है कतर देना। पर कतर देने का मतलब क्या हो गया, वही हो गया रेस्ट्रेन समवन, कि किसी व्यक्ति को रोक देना, रुक जाओ भैया बहुत उड़ रहे हो, तेरे पैर ये पर काटने पड़ेंगे, पंख काटना। ये क्लिप का मतलब ऐसे जोड़ना नहीं, क्लिप का मतलब काटना भी होता है, ठीक है ना। तो क्लिप द विंग्स का मतलब हो गया परों को। कुछ लोग होते हैं ना जो बस बहुत उड़ते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या है कि उनके पैर पर काटने भी पड़ते हैं, उनको औकात दिखानी पड़ती है, तो वो यहाँ पे है। क्लिप द विंग्स का मतलब है उनको रोकना कि रुको अभी तुम्हारी औकात से बाहर की बात है, थोड़ा कम हिसाब से। क्लोज टू वंस हार्ट, किसी के हृदय के नजदीक होना, इसमें क्या बड़ी बात है, यानी बहुत ही जो प्यारा होता है वो हृदय के नजदीक होता है, और कौन होता है। क्लोव क्लोवन हॉफ, हुफ, हुफ किसे बोलते हैं, खुर जो होते हैं ना उन्हें बोलते हैं खुर। आपने खुर देखे होंगे, गाय के, बकरी के, भेड़ के, इनके खुर होते हैं। अब इन सब खुरों में आप देखोगे ना तो सबसे खतरनाक जो खुर आप देखोगे, और सबसे, क्लोवन का मतलब होता है छेद। अब कुछ खुर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, छेद नहीं होते, इस तरह से होते हैं, लेकिन कुछ खुर ऐसे होते हैं इस तरह से, ऐसे। अब इन दोनों में डेंजरस कौन सा है, ये वाला है ना। ये ऐसे जो खुर होते हैं ना, ये नाखून ऐसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी राक्षस के नाखून नाखून है, क्योंकि इनमें फटा हुआ होता है ये नाखून, ये 2 टुकड़ों में ऐसे विभाजित होता है। ये किसका होता है, भेड़ का। भेड़ के जो खुर होते हैं ना वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, इवल सिंबॉलिक होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप उनको देखोगे ना तो और खुरों में से मैच कर लो किसी के खुर, वो थोड़े सुंदर ही लगेंगे। जैसे आप गधे के खुर देख लो, चाहे तो आप के अलावा गाय के खुर देख लो, उनके खुर होते हैं वो ऐसे नॉर्मल होते हैं। घोड़े के खुर देख लो, लेकिन भेड़ के जो खुर होते हैं ना ऐसे दरार, या उनमें क्या होती है, छेद बहुत बड़ा होता है इस तरह से। और ये जो है ना ये नाखून ये इतने डेंजरस लगते हैं, इवल लगते हैं, ठीक है ना। तो क्लोवन होप का मतलब हो गया इवल डिजायर, यानी ऐसा लगता है कि बुराई वहां पे ज्यादा है, या कह सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। क्लोवन होप, आप किसी को पैरों की तरफ देखते हो, उनके नाखून से बड़े बड़े होते हैं ना, तो ऐसे लगता है ये राक्षसी प्रवृत्ति, अच्छा फीलिंग नहीं आती। तो क्लोवन हूफ भेड़ के जो होते हैं ना नाखून, वहां से या खुर वहां से लिया गया है। भेड़ के नाखून होते हैं, उनको देखते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस लगते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के जैसे लगते हैं, या ईवल के जैसे सिंबॉलिक लगते हैं। और इसी प्रकार से क्लोवन हूफ जहां भी आए, क्लोवन सॉरी, उनका मतलब होता है चीरा हुआ, फटा हुआ। होफ का मतलब हो गया खुर, फटा हुआ खुर है वो किसका सिंबल है, ईवल का। ईवल डिजायर, किसी के अंदर ऐसे ईवल की भावना होती है ना, बुराई की, उसके लिए आता है क्लोवन क्लोवन होफ। कॉक एंड बुल स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग इसमें गलत इसको बताते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या है, कॉक यहाँ पे क्या हो गया, मुर्गा, और बुल हो गया बैल। ये इन दोनों की कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअली में क्या था कि अमेरिका के एक स्थान था, उस स्थान पे 2 बार बने हुए थे बड़े, एक का नाम था कॉक और दूसरा का था बुल, आगे भी उनके नाम है, उनके सरनेम है। कॉक एंड बुल नाम के 2 बार बने हुए थे। बार जानते हो ना, जहाँ पे शराब बैठकर आराम से पी, और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, ठीक है ना। और उन दोनों में कंपटीशन, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती थी, ऐसे बहुत सारी कहानियां बनाते थे, वहां पे बहुत सारे जो ओनर थे ना वो कहानियां सुनाते थे। वहां देखो एक बार क्या एक बात है, वहां पे एक राजा था, उस राजा ने इतना बड़ा काम किया कि पूरी प्रजा को सोना दे दिया। इस तरह से
जो गप वाली होती है ना कहानियां, एग्जैजरेट करने वाली वो कहानियां, ताकि लोग सुनने के लिए वहां जाए, सुनते सुनते साथ में शराब पिए तो शराब के पैसे भी आ जाए। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है ये वाला भी, इन दोनों में कंपटीशन ये चलता है कि ज्यादा गप वाली या ज्यादा फेंकने वाली जो कहानी है कौन सुनाए, क्योंकि लोगों को फेंकने वाले किस्से होते हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं, इसमें थोड़ी कॉमेडी होती है। तो ये दोनों बार एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, और इन दोनों बार में ये लोग क्या करते, ऐसे कहानियां बना बना के सुनाते, ताकि विजिटर्स हैं जो शराब पीने वाले हैं वो उनकी शॉप पे ही जाएं हमेशा के लिए। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया ये दोनों कैसी स्टोरी बनाते थे, ऐसी स्टोरी जो फॉल्स होती थी, इमेजिनेटिव होती थी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब अ फॉल्स स्टोरी गिवन एज एन एक्सक्यूज, एक ऐसी कहानी जो एक्सक्यूज के रूप में हम कहते हैं, या कह सकते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, या इमेजिनरी स्टोरी, फॉल्स एंड इमेजिनरी स्टोरी, इतना ही इसका आंसर। गिवन एज एक्सक्यूज ये नहीं पूछा जाता। तो ऐसे पूछे कि एक फॉल्स स्टोरी या इमेजिनरी स्टोरी के लिए क्या आएगा, तो वो आएगा कॉक एंड बुल स्टोरी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या करते थे, ऐसी इमेजिनरी स्टोरी बनाते थे ताकि भीड़ को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। कोल्ड ब्लड, खून ठंडा कब होता है आप बताओ? किसी व्यक्ति का खून ठंडा मरने पे होता है, और मरने से पहले ही किसी का खून ठंडा हो गया, इसका मतलब उसको डर नहीं है मृत्यु का। कि जिसका खून ठंडा हो जाता है, इसका मतलब है उसको डर नहीं लगता, वो एकदम से क्या हो जाता है, निर्दयी हो जाता है। कि किसी, कोई बार होता है ना, कई बार देखा है आपने कि न्यूज में देखा कि किसी ने किसी को मार दिया, तो मार दिया है ठीक है, एक नॉर्मल लड़ाई हो गई, तो हो सकता है कि उसके चोट लग गई है और मर गया वो, ये तो ठीक है, अनजाने में भी हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने मारने का तरीका क्या अपनाया कि तलवार ली और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर जला दिया, या मतलब उनके साथ में भी और कुछ ऐसा बहुत गलत हरकत उसके साथ की। तो ऐसा मर्डर है ना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, मर्सीलेस मर्डर, ऐसा मर्डर जिसमें दया बिल्कुल नहीं होती। तो मर्डर तो होता है, तो कोल्ड ब्लडेड व्यक्ति कौन सा होगा? वो व्यक्ति जिसमें क्या नहीं होती, खून ठंडा हो जाता है, उसका मतलब उसमें दया नहीं रहती, वो एकदम से निर्दयी बन जाता है। कम बैक टू अर्थ, कुछ लोग होते हैं ना कि यार बस अब मैं तो जाऊंगा वहां पे, जाते ही मैं एक शॉप खरीदूंगा, शॉप के बाद में लोग मुझे जानेंगे, लोग पहचानेंगे, और उसके बाद में मैं फिल्म बनाऊंगा, ये करूंगा, वो मतलब इमेजिनरी दुनिया में ऐसे कासल इन द एयर बनाते रहते हैं। इतने में कोई व्यक्ति है तो रुको, थोड़े नीचे, कम बैक टू अर्थ मतलब वापस इसी रियल दुनिया में आ जाओ, उड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डोंट मेक कासल इन द एयर, कम बैक टू अर्थ यानी कि रियलिटी में वापस आ जाओ। थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर चले गए आप, ज्यादा चले जाओगे ना तो फिर ब्रह्मांड में खो जाओ। कम होम टू, देखो ब्रिंग होम टू आया था पीछे, ब्रिंग होम, ब्रिंग होम का मतलब घर लाना नहीं है, ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, समझाना, और कम होम का मतलब है खुद ही समझ जाना। ब्रिंग होम किसी को समझाना, कम होम मतलब समझ जाना, दोनों याद रखने आपको। ब्रिंग होम उसने उसको समझाया, कन्विंस किया, कम होम टू का मतलब टू अंडरस्टैंड, खुद ही समझ जाए। आगे देखिए, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ, पीछे फ्रेजल वर्ब आई थी, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, विन, क्या होता है, विन होता है, फ्रेजल वर्ब है ये। कम ऑफ का मतलब होता है विन, फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, झंडा, झंडे को बोलते हैं। अब देखो, अगर अगर आपको कम ऑफ का मीनिंग पता है और कलर्स का मीनिंग पता है तब ये इडियम होगा, अदरवाइज ये इडियम होगा ही नहीं। कम ऑफ का मतलब हो गया विन। अब देखो क्या होता है, पुराने समय में जब भी युद्ध होता था, तो जब सेना वापस अपने घर लौटती थी, तो सभी के हाथ में क्या होते थे, झंडे होते थे, वो ऐसे हिला हिला के, है ना, इस तरह से। कम ऑफ, फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग का मतलब सब लोग झंडे को हिला रहे हैं, कलर्स का मतलब झंडे, फ्लाइंग का मतलब फ्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया वो जीत के आ रहे हैं, वो जीत के आ रहे हैं। वरना झंडे कैसे होंगे, झंडे उनको अगर हार के आएंगे तो झंडे याद ही नहीं रहेंगे, कहां गए झंडे। तो जब वो कम ऑफ का मतलब जीत कर कहीं से आना, तो पुराने समय में जब भी युद्ध होता था, युद्ध में जीतते थे, तो वापस वो अपने घर को लौटते, तो सारे लोग हैं, जितने भी जीते हुए लोग हैं, वो सारे क्या करते, कम ऑफ विद द फ्लाइंग कलर्स, यानी अपने झंडे को हिलाते हुए, लोगों को दूर से पता चल जाता कि हमारी जीत हुई है। कम ऑफ द फ्लाइंग कलर का मतलब बी हाईली सक्सेसफुल, लोगों को दूर से पता चल जाता कि ये अपनी जो सेना है वो जीत के आई है, और फिर रात को जश्न बनता। कम आउट ऑफ हिज शेल, शेल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कछुआ आपने देखा होगा,
तो कछुए के चारों तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वो शैल बनी हुई होती है, कठोर जो होती है ना, वो चादर सी जो जिसके अंदर वो रहता है, वो शैल होती है। घेंगे के अंदर ऊपर भी बाहर के आवरण होता है जो स्टर्डी वाला, वो भी शैल होता है। अब कम आउट ऑफ द शेल यानी घेंगे के लिए है। घेंगा क्या करता है, जैसे ही कोई खतरा होता है ना, तो वो खतरा क्या, ज्यादातर वो समय है ना वो उसके अंदर ही, ऐसे शेल के अंदर ही छुपा रहता है। इतना सा जीव होता है, इतना बड़ा उसका शंख होता है, शंख वाला जो है ना, तो वो उसके अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कोई बाहर से हमला ना कर दे। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही क्या रहता है, कूप मंडूक में बना रहता है, अपने घर में ही रहता है, बाहर निकलता नहीं है, डरा हुआ रहता है, उसके लिए आता है कम आउट ऑफ हिज शेल, कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने संकोच को बाहर निकाल के, अपने जो एरिया है जहां पे वो बढ़िया फील करता है, उससे बाहर निकल के आने के लिए आता है कम आउट ऑफ द शेल, कि टू ओवरकम वन शाइनेस, कि वो अपनी शर्मिंदगी को कम करे, डर को खत्म करे और आगे बढ़े, बाहर निकले। यानी कि वो क्या करता है, कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को बाहर बताते नहीं, उनको डर लगता है बोल दिया तो पता नहीं तो क्या करेंगे। तो वो व्यक्ति क्या होते हैं, वो शाई होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। और वो बोलना शुरू करे तो उसके लिए बोलते हैं कम आउट ऑफ शेल, मतलब अपने ये आवरण को छोड़ो और बाहर आओ, बाहर की दुनिया में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है। तो कम आउट ऑफ द शेल का मतलब हो गया कि अपनी शाइनेस पर कंट्रोल पाना, या कहने का मतलब आउटस्पोकन बनने की कोशिश करना। कम टू ए स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रुक जाना, एकदम जहां पे हो वहीं पे रुक जाना। तो कम टू ए स्टैंड स्टिल का मतलब कम टू ए स्टॉप, किसी जगह पर आप रुक जाते हो, उसके लिए बोलते हैं कम टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब वहीं पे रुक जाना। कूल एज अ क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर क्या होता है भाई, क्यूकुम्बर आपने देखा होगा कि सबसे ठंडा वेजिटेबल माना जाता है, सबसे ठंडा क्यूकुम्बर को। इसीलिए जब आपने ब्यूटी टिप्स वगैरह महिलाएं करती है, आजकल तो पुरुष भी बहुत करते हैं, तो आंखों के ऊपर वो खीरा बोलते हैं इसको हिंदी में, खीरे लगाते हैं ना, खीरा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये ठंडक देता है, सबसे ज्यादा ठंडक ये देता है। खाते हो तो भी ठंडक है और आप उसको लगाते हो तो भी ठंडक। तो कोई व्यक्ति क्यूकुम्बर जैसा है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही ठंडा व्यक्ति है, कंट्रोल्ड है, उसको जल्दी से क्या नहीं आता, नहीं आता। कि कोई व्यक्ति कूल है, कितना, क्यूकुम्बर जितना, क्यूकुम्बर सबसे ज्यादा कूल ठंडा होता है। तो एक व्यक्ति कूल एज क्यूकुम्बर है, इसका मतलब बहुत ही शांत है, कंट्रोल्ड है, को गुस्सा जल्दी से नहीं आता। कूल वंस हील्स, हील्स किसे बोलते हैं, एडी को बोलते हैं। तो आप ऐसे जल्दी जल्दी एडी लगा के चलोगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे रगड़क से आपके पैर गर्म हो जाएंगे। तो आपको कूल वंस हील्स, तो ये ठंडे कैसे होंगे, जब आप एक जगह पर रुकोगे, थोड़ा रेस्ट करो, तब वो ठंडे होंगे। तो कूल वंस हील्स, आपकी हील्स कब ठंडी होगी, जब आप क्या करोगे, रुकोगे, या किसी का वेट कर रहे हो, चल नहीं रहे हो, तो आप बोलोगे कूल वंस हील्स, का मतलब आप रुके हो कहीं पे और किसी का वेट कर रहे हो। क्रिएचर कंफर्ट्स, क्रिएचर को कंफर्ट्स, जानवरों को या किसी मान लीजिए कह सकते हैं, हम सब क्रिएचर में ही आते हैं। हम सबको कंफर्ट किनको चाहिए, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएचर है ना, ये ह्यूमन बीइंग है, जानवर नहीं है। क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब लग्जरीज, ये हमें चाहिए, ठीक है ना, हालांकि ये कोई नहीं पूछता। तो फिर से क्लिप द विंग्स, पर कतरना, यानी कि बहुत उड़ रहा है उस व्यक्ति को थोड़ा कंट्रोल में लेके आना। क्लोज टू वंस हार्ट, बहुत नजदीक होना हृदय के। क्लूवन हूफ, क्लूवन फटा हुआ खुर है, भेड़ का होता है, वो इवल सिंबॉलिक है, वो ऐसे लगता है कि ये दैत्य है, उसके पैरों को देखे ना तो दैत्य जैसे लगते हैं। तो कोई ऐसी फीलिंग होती है, डिजायर किसी की जो इविल बुराई से भरी हुई होती है, उसके लिए आता है। कॉक एंड बुल स्टोरी, ये दोनों जो बार थे ये किस लिए प्रसिद्ध थे, अपनी अपनी शेखी झाड़ने के लिए, गलत कहानियों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को लाया जा सके। कोल्ड ब्लड का मतलब तो फॉल्स स्टोरी हो गई। कोल्ड ब्लड जिसमें क्या नहीं है, खून ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब यानी उसमें दया बिल्कुल नहीं है, वो एकदम से क्या हो गया, वो इंसान ही नहीं है। जिसका खून ठंडा हो गया वो इंसान नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, जानवर बन जाता है। जानवर क्या होता है, समटाइम्स मर्सीलेस। कम बैक टू अर्थ, थोड़ा नीचे आ जाओ, वापस इस दुनिया में आ जाओ, यानी कम होम टू, किसी को समझना, कम होम टू, और किसी को समझाना, ब्रिंग होम टू। कम आउट, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ का मतलब होता है जीतना, और जीत भी कैसी, फ्लाइंग कलर्स, आप अपने तिरंगे को लेकर देखे, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें जीतते हैं, पदक पदक जीतते हैं, तो सारे जितने भी इंडिया वाले होते हैं वो ऐसे फ्लाइंग कलर्स इस तरह से झंडा लेकर और इधर उधर दौड़ लगाते हैं। तो कम ऑफ विद द फ्लाइंग कलर्स मतलब जीत गए,
और जीता भी कैसे, 1 नंबर पे पोजीशन रही, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के सेंस में आता है। कम आउट ऑफ सेल कहने का मतलब अपने ऐसे एरिया से जहां आप हमेशा ही शाई रहते हैं, उस एरिया से बाहर निकलना, उसे कहते हैं कम आउट ऑफ द सेल। कम टू स्टैंड स्टिल, एकदम जहां पे हो वहीं रुक जाना। कूल एज क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर ठंडा होता है, और कोई व्यक्ति अगर क्यूकुम्बर जितना ठंडा है, इसका मतलब वो बहुत ही ठंडा है, शांत है, और उसके अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। कूल वंस हील्स, कूल एडी को ठंडा करना। एडी जब रगड़क से चलते रहते हो आप, जब क्या होता है तो रगड़क से वो गर्म हो जाती है, तो आप कहीं पे रुकते हो तो आप ठंडा कर रहे हो। इसका मतलब रुकना किसका प्रतीक है, आप किसी का वेट कर रहे हो, तो कूल वंस हील्स। आप चल रहे हो तो किसी का वेट थोड़ी करोगे चलते चलते। फ्यूचर कंफर्ट का मतलब लग्जरीज।